हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं वीडियो को और जिस तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ बच्चे मैसेज किए हैं कि सर हमने नोट्स बना लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से चालू हो गई है। आप लोग कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करिए, अपने आप को बचा के रखिए। और दोस्तों, सैनिटाइज़र का उपयोग हमेशा करिएगा। बाहर जाने से पहले मास्क लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि जुर्माना है। अगर आप सिंगल कहीं भी घूमते टहलते पकड़े जाएंगे फालतू के, उस पर भी जुर्माना लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इस कोविड-19 की प्रक्रिया जो चल रहा है दोस्तों, इसमें बैठिए मत आप। जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर ये मौका आपने गंवा दिया, ये समझिएगा, ठीक है, ये एक बीमारी तो है, एक वायरस तो है, पूरा दुनिया इससे त्रस्त है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन आप इससे त्रस्त मत रहिए। आप अपने आप को सुरक्षा प्रदान करिए और इसी के जरिए आप स्टडी करिए। जरिए का मतलब ये है कि वो आपको कह रहा है घर में बैठिए। इससे अच्छा आपको मौका मिलेगा नहीं घर बैठने का। जब घर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, पढ़ाई करिए। क्योंकि आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, फोकस आपका ये होना चाहिए कि आने वाले एग्जाम में मैं कैसे कैसे तैयारी करूं। एक एक सब्जेक्ट को लेकर रोजाना एक सब्जेक्ट को 1 घंटा, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा अगर देते हैं तो कम से कम 6 घंटा आप पढ़ेंगे। तो क्या आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी नहीं दे सकते? अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते हैं तो इम्पॉसिबल कि आप कोई सरकारी नौकरी कर सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस वजह से मेरा यह कहना है कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में आप बैठिए मत, बैठालिए मत अपने आप को, खाली मत रखिए अपने आप को। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, सोचिए ना। अच्छा दोस्तों, अगर जैसे ही कोविड-19 प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, सारे स्कूल कॉलेज बंद शुरू हो जाएंगे, चलने लगेंगे, कोचिंग चलने लगेगा, तो सरकार क्या करेगी? आदेश दे देगी। और जितनी वैकेंसी बची हुई दोस्तों, वो फटाफट ऑन द स्पॉट तुरंत सरकार फैसला लेगी और तुरंत जाकर उसको उस प्रक्रिया को पूरी करेगी। तो दोस्तों, सरकार जब आदेश देगा तब क्या तैयारी करेंगे? तब क्या आपके लिए क्या बचेगा? फिर भागम भाग करेंगे, इस कोचिंग उस कोचिंग, ये ऑनलाइन वो ऑनलाइन, 50 ऑनलाइन चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन देखेंगे एक भी नहीं। तो दोस्तों, मेरी बात को समझिए आप। प्लीज़ इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं इस वीडियो को बहुत जल्द डाल रहा हूँ, इसलिए अब मैं जब तक लॉकडाउन चल रहा है, मैं वीडियो के दिन में 1, 2 या 3 वीडियो डालूंगा, जिससे कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खाली मत बैठिए। पता है ना, खाली दिमाग क्या करता है? शैतान का काम करता है। इसका मतलब कि खाली दिमाग रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे। जब आपके पास प्रेशर रहेगा, जब मेरा वीडियो जाएगा, अगर मान ली 15 मिनट का वीडियो, कम से कम 10 मिनट देखेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो इस लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मेरी बात ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 से बचा के रखिए अपने आप को और पूरी फैमिली को। बाहर निकलने से पहले आप अपने मुंह पे मास्क लगाना न भूलें। और अब बात करते हैं हम दोस्तों इकोनॉमिक्स। दोस्तों, उसके पहले मैं थोड़ा नाम ले लेना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें सचिन पांडे जी ने रिप्लाई किया था और पिछले प्रश्न का जो उत्तर दिए थे। सचिन पांडे जी हैं, निरंजन जी हैं, उसके बाद रंजीत जी हैं, यासीन जी हैं, अली जी हैं, और ये हैं पूजा जी हैं। दोस्तों, अभी वीडियो मैंने हाल ही में डाला, इस वजह से इतने लोगों ने आंसर रिप्लाई किया, मगर जितने लोग रिप्लाई करेंगे उनका नाम अगले वाले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स पर। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में मैंने मुद्रा की बात कर दी थी, मुद्रा के बारे में मैंने बता दिया था आपको। अब दोस्तों, मुद्रा से ही रिलेटेड याद रखिएगा, मैंने बताया था बिना मुद्रा के इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था बेकार है, अर्थशास्त्र नहीं चल पाएगा। क्योंकि मुद्रा पर ही आधारित होता है अर्थव्यवस्था, मुद्रा पर ही अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा, इकोनॉमिक्स मैंने बताया था, मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे, या मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है। अब दोस्तों, जब मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है, इस आधार को बचा के रखना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना पड़ेगा। सुरक्षित रखने का इन द सेंस ये है दोस्तों कि अगर हम पैसे को बचा के नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में आने वाले डेट में हम कैसे कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। अब सोचिए ना, लॉकडाउन आया, अगर जो पैसा बचा के नहीं रखा है उसके साथ क्या होगा? वो दूसरे से हाथ फैलाएगा। तो वो कंडीशन ना आए दोस्तों। आज मैं जो इसी चीज़ पर आधारित, इसी चैप्टर पर आधारित मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बैंकिंग पद्धति यानी बैंक। ठीक है दोस्तों, बैंक। दोस्तों, ये बैंक कहाँ रहा होगा? नाम कैसे आया इसका? कैसे इसका ख्याल आया लोगों के मन में? लोग क्यों इसमें पैसे डालते हैं? इसका निर्माण हुआ क्यों?
ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बार जब ये जानेंगे, रीज़न जानेंगे ना कि कहाँ कैसे इसका निर्माण हुआ, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि विश्व का पहला बैंक कौन सा था। हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या रट्टा मारने पे लगे रहते हैं। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि ऐसा पढ़िए कि बस एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठे रहें, उसमें जैसे ही एग्जामिनर पूछे या फिर जैसे ही पेपर में आया, तुरंत पूछा गया कि उसमें विश्व का पहला बैंक कौन सा, तो तुरंत हमारा माइंड चला जाएगा इटली पर, कि हाँ यार इटली में ही तो बना होगा, क्योंकि वहाँ पे अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी, इस वजह से वहाँ पे पहला बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंकिंग पद्धति की। भारतीय बैंकिंग पद्धति से पहले हमको तो ये जानना होगा विश्व की बैंकिंग पद्धति क्या थी। क्या विश्व में कोई बैंक था कि पहले भारत का ही बैंक था? भारत का पहला बैंक जो था वह था वर्ष 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना दोस्तों। लेकिन क्या उसके पहले नहीं था बैंक? था। कहाँ पे था, कैसे निर्माण हुआ, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं दोस्तों। एक देश का नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। इटली में होता है सर, पहले क्या होता था दोस्तों कि छोटे छोटे राज हुआ करते थे, उसमें एक राजा हुआ करता था, उसके सेनाधिपति होते, ढेर सारे प्रजा होती थी, वो रक्षा करता था उनके, तो वो कर लेते हैं। बात करके याद रखिएगा दोस्तों। अब कंडीशन वहाँ की एक ऐसी आई, इटली में होता है एक राजा दूसरे राजा का अपने ही देश में, जैसे क्या भारत में क्या एक राजा हुआ करता था? नहीं, ढेर सारे राजा हुआ करते थे। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, जीत लेता था, उनको उनके सारी संपत्ति को हड़प लेता था। दोस्तों याद रखिएगा, किसी को अगर किसी राजा पर एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था तो वो क्या करता था? वो करता ये था कि पहले उसकी संपत्ति को लूटता था, उसके खजाना कहाँ रखा जाता था उसके बारे में जानना जरूरी होता था, क्योंकि जानता है उसकी मेन शक्ति कहाँ पे है, खजाने में। क्यों है? क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो वो अपने सैन्यों को यानी सेनाओं को खाने के लिए दे नहीं सकता। जब दे नहीं सकता तो सेना विरोध करेगी तो वो कमज़ोर पड़ेगा तो हम हमला करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों कि बैंक इटली में एक जगह थी, उसका नाम था वेनिस। वेनिस का एक राजा हुआ करता था, उसने अर्थव्यवस्था थोड़ी वहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, मतलब कोई राजा हमला कर दिया तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, अर्थव्यवस्था मेरी गड़बड़ हो गई, सारे दुर्ग टूट गए हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, प्रजा हमसे खिलाफ है, क्या किया जाए। तो दोस्तों हर एक राजा, हर एक प्रधानमंत्री के पास एक वित्त मंत्री हुआ करता है, अर्थशास्त्री हुआ करता है। हमारे देश में देखिए वित्त मंत्री हैं हमारे, है ना। तो अब इसी तरीके से वहाँ का जो वित्त मंत्री था उसने सजेशन दिया। उसने सजेशन क्या दिया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोगों से पता करेंगे किसके किसके पास पैसे हैं, किसके किसके पास पैसे ज़्यादा हैं, उन सबसे हम क्या करेंगे, पैसे रखेंगे, ले लेंगे। तो राजा ने ये कहा जब हम पैसे ले लेंगे तो वो किस भरोसे पे हमको पैसे देंगे, ये बताइए, क्या हम ज़बरदस्ती करेंगे? उसने कहा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उनसे हम पैसा लेंगे, उनसे हम ये कहेंगे कि हम आपको 5% या 10% लाभ देंगे। कब देंगे? सालाना। अगर आप हमें 1 लाख रुपये देते हैं, एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए 1 लाख रुपये देते हैं, तो साल भर में अगर 10% कहा जाए तो 1,10,000 रुपया। और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति, जिसके पास 50 लाख की संपत्ति है, वो तो रखेगा ही। और उससे हम सुरक्षा भी देंगे कि मेरी बैंक डूब जाए, बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिजली गिर जाए, लेकिन वो आपका पैसा सिक्योर रहेगा। आपका पैसा वो आपके पास जाएगा ही जाएगा। मेरा आपका पैसा जो जमा है वो जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्री हो गए। उन्होंने क्या किया, अनाउंस करवाया। लोग पूछने लगे कि फ़ायदा क्या होगा हमको। उन्होंने बताया ये फ़ायदा होगा। तो कुछ लोगों ने विरोध किए। जिसके पास ज़्यादा पैसा था वो विरोध किया, जिसके पास कम पैसे थे एक आध गरीब बेचारे, उन्होंने ट्राई किया कि लाओ थोड़ा पैसा रख के देखते हैं। पैसा रखा गया, रखने के बाद फिर उसको वापस लिया गया। 10 दिन बाद देखा गया कि क्या वाकई में रिवर्स होता है। तो 10% के हिसाब से, 5% के हिसाब से, जो भी परसेंटेज रहा उस समय, उसके हिसाब से वहाँ से पैसे उसको वापस मिल गए। बहुत खुश हुआ, उसने हर जगह अपनी मतलब राजा की तारीफ की। उसके बाद वहीं से जो होता है कि लोग जा के पैसे अपने जमा करने लगे दोस्त। तो फिर क्या हुआ कि जब अब राजा ने पूछा कि इस पैसे को जमा करके हम क्या करेंगे। उसने कहा कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, जितने दुर्ग टूट गए उसका निर्माण करेंगे, अपनी सैन्य शक्ति खड़ा करेंगे, सड़कों का निर्माण कराएंगे, सड़क हमें चुंगी देगी। मतलब होता ना टैक्स। दोस्तों जो सड़क का निर्माण होता है उससे क्या प्राप्त होता है, हमें टैक्स प्राप्त होता है। जब टैक्स प्राप्त होता है तो क्या किया जाता है, उससे हम फिर देश की अर्थव्यवस्था में लगाते हैं, वहाँ भी वही किया। उसने भी पैसे लिए, पैसे से अपने देश का सुदृढ़ीकरण कराया, यानी अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कराया। सुदृढ़ीकरण कराने के बाद क्या होता है, जब लोग पैसे जमा करते थे उसको लगाता था, जैसे लोग आते पैसे मांगने, पैसे जो रहते थे उनके देते थे, यानी अदला बदली करना शुरू हो गया।
क्या किया, अदला बदली करना शुरू हो गया। दोस्तों मेरी बात समझिए, अदला बदली यहीं से स्टार्ट होता है बैंकिंग प्रणाली, अदला बदली से ही। अच्छा दोस्तों आज बताइए ना, हम लोग बैंक में पैसे क्यों डालते हैं? सुरक्षित रहें और थोड़ा सा ब्याज मिल जाए। लेकिन 99% लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है, या 90% लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, आरबीआई गारंटी लेता है कि आप बैंकों में डालिए, सुरक्षा मेरी है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। लेकिन अगर हम एसबीआई में डालेंगे तो एसबीआई की मान ली हमारी जो शाखा है, क्या उसमें अगर बिजली गिर गई या बाढ़ आ गई, वो डूब गई, उसके पैसे सब बस्ट हो गए या खराब हो गए, तो क्या होगा? क्या आरबीआई जिम्मेदारी नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी, क्योंकि बैंकों का बॉस कौन है? बैंकों का बॉस कौन है? आरबीआई है। उसी तरीके से जब हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली से शुरुआत हुई थी, उसके पहले हम चलेंगे विश्व की बैंकिंग प्रणाली पर। अब हम वहाँ की हम चर्चा करते हैं कि इटली में जगह का नाम वेनिस, बैंक ऑफ वेनिस यानी वेनिस। दोस्तों वर्ष 1170 ईस्वी में, वर्ष 1170 ईस्वी में विश्व का पहला बैंक ऑफ वेनिस स्थापना हुई। दोस्तों 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यानी कि अब सोचिए आज 2000 चल रहा है, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 चलता रहेगा, यानी 2000, यानी आज से 900 साल पहले ही स्थापित हो चुकी थी क्या? बैंक। यानी पहले के लोग भी इतने उजागर थे, पहले के लोग इतने जागृत थे कि वो बैंकिंग पद्धति समझते थे। आज गाँव में चले जाइए, एक से एक जो है जमींदार पड़े हुए पैसे दबा कर रखेंगे, सोचते हैं कि यार बैंक में डालेंगे तो हमें टैक्स वेट जमा करना पड़ेगा। क्यों डरते हो यार? पैसा सुरक्षित तो रहेगा। आखिर बाद में क्या होता है, पैसे आपके खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप डाल नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए स्थापित हुई कौन सा बैंक? विश्व का पहला बैंक, बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। जब दोस्तों बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई और बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना के बाद क्या हुआ और देशों में पता चला, तो उसी के एक पड़ोसी देश है, थोड़ा सा हटके है, उसका उसी यूरोपियन देश में है, उसका नाम है स्पेन। क्या नाम है देश का? स्पेन। तो दोस्तों स्पेन देश में वर्ष 1401 ईस्वी में, वर्ष 1407 ईस्वी में, स्पेन देश में वर्ष 1407 ईस्वी में बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई। दोस्तों यहां से बैंक ऑफ बार्सिलोना की जब स्थापना हुई, तब उसी के बगल में या उसी के यूरोपियन देश में एक देश था जिसका नाम था, अब हम लोग कहते हैं नीदरलैंड यानी हॉलैंड। दोस्तों हॉलैंड में एक बैंक की स्थापना फिर हुई। यानी कहा जाए कि विश्व का पहला बैंक तो बैंक ऑफ वेनिस था, विश्व का दूसरा बैंक स्पेन देश में बैंक ऑफ बार्सिलोना था। दोस्तों याद रखिएगा, अभी तक जितनी बार पूछा है मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का पहला बैंक कौन सा था, दूसरा तीसरा नहीं पूछा है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा दोस्तों, अब ये नहीं पूछता कि विश्व के पहले या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सबको पता चल गया है, सबको पता चल गया है। कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का भी बता रहा है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब उससे पूछा जाता है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो नहीं बता पाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं। अच्छा एग्जाम में भी एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब में पूछता है। सबको पता है चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति, मगर दूसरे का नाम नहीं पता है। सबको पता है अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, सबको पता है, लेकिन दूसरे का नाम नहीं पता है। अब दोस्तों सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए हमको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं 1609 की ईस्वी की। अब दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिए या लिख लीजिए इसी पे। वर्ष 1609 ईस्वी में
हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई। दोस्तों वर्ष 1609 ईस्वी में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, स्थापना हुई, इसका मतलब यह है कि अगर पूछा जाए विश्व की तीसरी बैंक कौन सी थी, दोस्तों एकदम बैंक को कंसेप्चुअल याद करिए, कंसेप्ट से याद करिए। बैंकिंग पद्धति है। मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। लोग कहते हैं सर बहुत टफ है, याद नहीं होता। अरे समझोगे तब नहीं याद होगा, समझिए, याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था मैं रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए, जिससे कभी भी एग्जामिनर आए तो आप सीधा माइंड को ले जाइए वहां पर कि हमारा वीडियो आपने देखा तो आपको याद आ गया। दोस्तों तो पहला जो था वो कौन सा था, ऐसे देखिएगा, फिर दूसरा स्पेन, तीसरा एम्स्टर्डम। अब बात करते हैं जो लास्ट का बैंक था उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों वर्ष 1694 ईस्वी में एक बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था, लिखिएगा, वर्ष 1694 ईस्वी में इंग्लैंड देश में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। अब दोस्तों देखिएगा, इसी स्थापना के बाद से यानी वर्ष 1694 ईस्वी में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, इसी बैंक की स्थापना के बाद से पूरे देश में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। अब दोस्तों बात ये पूछता है कि पूरे विश्व में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत किस देश के सहयोग से हुआ या किस बैंक के बाद से हुआ, तो उस बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्यों था दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड मैक्सिमम देशों पर राज कर रहा था। मैक्सिमम देशों पर, अगर उस समय की बात है दोस्तों, आज से 400 साल पहले अगर 10-15 देश पर भी राज कर रहा था, या इसका मतलब है बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। उसने क्या किया कि लोभ के लिए, सत्ता के लिए उसने क्या किया दोस्तों, हमारी अगर मेरे पास पैसे तो हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इन्वेस्ट वहां करेंगे जहां से हमें प्रॉफिट होगी। तो इंग्लैंड ने भी वही काम किया, उसने भी क्या किया, वो अपना करने लगा, क्या करने लगा, अपना इन्वेस्ट करने लगा, जिससे उसको प्रॉफिट होने लगा। तो दोस्तों जब प्रॉफिट होने लगा तो वो क्या किया, अपना प्रसार करने लगा। यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली। इतने चीजों को नोट करिए, आप याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद से। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग इतना ये समझ गए होंगे कि बैंक की शुरुआत हुई कहां से। दोस्तों बैंक की शुरुआत हुई कि कैसे कैसे धीरे धीरे बैंक आगे बढ़ा। अब हमारे देश में जब बैंक पद्धति आएगा, यानी बैंकिंग की जब शुरुआत होती है, तो आपको पता है बैंक में जब बनने वाला पहला बैंक था भारत, हमारे यहाँ का भारत का पहला बैंक था, वो पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी बैंक नहीं था। इन सब की चर्चा हम किसमें करेंगे, अगले लेक्चर में। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, किसका, लॉकडाउन का दोस्तों फ़ायदा पूरा उठाइए और इस तरीके से आप स्टडी करिए जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप क्रैक करिए। एग्जाम को याद रखिएगा कि कौन कौन से एग्जाम आपके हैं, उसके नोट्स आप बना के रखिए। नोट यानी नोट क्या मतलब होता है, यानी जो उसका मिलता है ना रिसीविंग, वो बना के सामने रख लीजिए कि ये मेरा टारगेट है, इस बार आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, इसको हम किसी भी तरीके से हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भी एग्जामिनर आएगा हम उसको क्वालिफाई करेंगे। उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, जो ना समझे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आप इन बातों को ध्यान रखिएगा कि लॉकडाउन प्रक्रिया चल रहा है, इसमें उल्लंघन न कीजिए और सैनिटाइजर का उपयोग करिए, मास्क लगा के बाहर निकलिएगा, जब जरूरत पड़े तब। बाहर निकलने का मतलब नहीं कि सैनिटाइजर का यूज करके आप निकल गए बाहर, घूमे टहले, नहीं। दोस्तों जो अगला प्रश्न रहेगा मेरा ये है कि वर्तमान समय में, आज का जो डेट है, आज के डेट के हिसाब से वर्तमान समय में हमारे देश का रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट क्या है या कितना है, रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट कितना है। दोस्तों बैंकिंग पद्धति में जब आगे हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसका उल्लेख करेंगे कि रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं। लेकिन आपको चाहे जैसे सर्च करके ये बताना होगा कि रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।